देश के कुछ बिल्डर्स ने फ्लैट एक ऐसी चीज बनाकर छोड़ दी है जो होता है खरीदार का सपना। वो उसके लिए मेहनत करता है, दौड़ भाग करता है, कर्ज लेता है, लेकिन आखिर में चला जाता है बिल्डर के खाते में। आदमी सोचता है अपना घर होगा, छोटा ही सही लेकिन जरूर होगा। बैंक कहता है कर्ज ले लो, चिंता मत करो, बस दस्तखत कर दो। इधर बिल्डर मुस्कुराता है, आज पैसा दो, कल पोजीशन ले लो। कल छोड़िए, दिन महीने साल निकल जाते हैं और खरीदार पूछता है मेरा फ्लैट कहां है। बिल्डर कहता है बस दीवारें खड़ी कर रहे हैं, चाबी कुछ ही दिनों में आपके हाथ में होगी। सालों बाद पूछो तो जवाब आता है सरकार की मंजूरी रुकी हुई है, कुछ दूसरे पर्यावरणीय इशू हैं उनकी वजह से रुकी हुई है। ग्राहक कहता है तो ठीक है, अगर मंजूरी रुकी हुई है तो हम ईएमआई रोक देते हैं। बिल्डर कहता है ठीक है, बैंक से बात कर लीजिए। अब बिल्डर की तरफ से बैंक बैटिंग करता है, कहता है खबरदार ईएमआई देते रहिए वरना क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाएगा। ईएमआई चलती रहती है, फ्लैट मिलता नहीं और मामला जाता है कोर्ट में। यानी घर खरीदने वाले को उस पैसे के लिए मुकदमेबाजी में धकेला जाता है जिसे उसने खुद कभी देखा या वास्तव में रिसीव ही नहीं किया, क्योंकि पैसा बैंक से निकला और बिल्डर के खाते में चला गया। ग्राहक को क्या मिला, यही है बड़ा सवाल। और इसीलिए एनसीआर में अधूरे पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को से जुड़े हुए मामलों में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बैंक्स और बिल्डर्स को जमकर लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकों और बिल्डर्स ने घर खरीदारों को बंधक बनाया हुआ है, उनसे फिरौती वसूली जा रही है। न्यायालय ने कहा कि खरीदारों की मेहनत की कमाई का दुरुपयोग करने वाले बिल्डर्स और बैंकों के गठजोड़ को उजागर करने के लिए एसआईटी से जांच होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने इस जांच के लिए सीबीआई से भी जवाब मांगा है। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को जांच के लिए सवालों का मसौदा भी सौंपेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ को, जो कोर्ट की पीठ है, उन हजारों खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने एनसीआर की तमाम परियोजनाओं में सबवेंशन प्लान के तहत फ्लैट बुक किए थे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई बैंक और बिल्डर मिलकर ग्राहकों को अंधेरी खाई में धकेल रहे हैं। इसी पर चर्चा होगी आज। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरे साथ हैं खास मेहमान एमएल लाहौटी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है लाहौटी सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ है उदित जैन साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वन ग्रुप डेवलपर्स के। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब आपका शो पे। और हमारे साथ है रमेश सिंह, पूर्व ईडी हैं देना बैंक के। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका भी हमारे शो में। उदित जैन, चर्चा की शुरुआत हम आप ही से कर रहे हैं क्योंकि इसमें सीधा सीधा बिल्डर और बैंक के नेक्सस की बात उभर कर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई में बिल्डर्स, और स्वाभाविक है ये कहना होगा कि कुछ बिल्डर्स, सारे बिल्डर्स हम नहीं कह सकते, सारे डेवलपर्स नहीं कह सकते, बट कुछ बिल्डर्स, कुछ डेवलपर्स हैं जो बैंक के साथ सांठगांठ करके ग्राहकों को घुमा रहे हैं, क्या ये सही है? इस शो में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत सर, तो मैं आपको ये कहूँगा, इस विषय पर बात करने से पहले मैं एक हालिया अभी जो रिपोर्ट एक आई है उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जो कि नाइट फ्रैंक ने दी है। उसमें उन्होंने बैंकिंग ऑन ब्रिक्स के बारे में कहा गया है कि 79% होम बायर्स आज भी होम लोन के लेके ही अपना घर खरीदने रखते हैं। तो इसके ऊपर ये हमारे प्रोजेक्ट में भी ये देखा गया है कि 70% से ज्यादा लोग होम लोन लेकर ही घर खरीदना प्रेफर करते हैं। बिना उसके एक आम आदमी के लिए घर खरीदना बहुत मुश्किल माना जाता है। तो ये जो एक आरोप लगा है कि बिल्डर और बैंक्स की साठगांठ है, ये बहुत ही सीरियस एक एलिगेशन लगाया गया है, जिसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट की एक एसआईटी और सीबीआई के थ्रू जांच कराने का आदेश दिए गए हैं। ये एक बहुत ही वेलकम मूव है कोर्ट की तरफ से, मैं मानता हूं इसको। परंतु जो ये एक कह रहे हैं कि ये साठगांठ है, ये एक मेरे हिसाब से बहुत पुरानी बात है कि पहले अगर कभी होता था उस टाइम पे, बट आज की डेट में 2017 में रेरा आने के बाद और जैसे जैसे हमारे होम बायर्स हैं और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और आप जैसे जो मीडिया एजेंसीज हैं अपना पॉजिटिव काम कर रही हैं,
और उससे बहुत ज्यादा सख्ती बढ़ गई है, बिल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है, होम बायर्स को बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई है, जिसके होने से ये जो सारी जो कुछ फ्यू बैड एप्पल्स होते हैं, तो वो चीज आज की डेट में नहीं हो पा रही है। सारे बिल्डर्स अब अपने काम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। घर खरीदना एक बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल डिसीजन होता है, जो कि 10 20 30 साल तक एक होम बट मुझे बायर बताइए इस चीज को उदित, मुझे फुलफिल करता बताइए है। उदित, थोड़ा हाँ सा जी। हमें बताइए, क्योंकि बैंकों पर बहुत सख्त टिप्पणी की गई है। रेरा क्या आपने जिक्र किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी में रेरा का भी जिक्र किया गया है, उसको भी क्रिटिसाइज किया है कि रेरा अपना काम नहीं कर पा रही है। बट मैं बैंक्स की बात जरूर करूंगा। एग्जैक्टली होता क्या है? आई मीन, इसमें साफ तौर पर यह दिखता है कि अगर किसी बिल्डर ने या डेवलपर ने अगर प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं किया है, तुरंत उसकी ईएमआई रुक जानी चाहिए और ये बैंक की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए, होना ये चाहिए। लेकिन बैंक इंसिस्ट करते हैं ग्राहक को कि नहीं नहीं, आप ईएमआई मत बंद कीजिए, आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप पे पेनल्टी पड़ जाएगी। बैंक देख रहा है, साफ तौर पर देख रहा है कि प्रोजेक्ट अटक गया है। उसके बाद बैंक कैसे इंसिस्ट कर सकता है ग्राहक को कि आप ईएमआई देते रहिए और हम ईएमआई उठा के जो जो डिफॉल्ट करने वाला बिल्डर है उसके खाते में जमा कर देंगे? देखिए, हमारे एक्सपीरियंस में हमारे साथ जो बैंक हैं, सारे बैंक हमारे साथ ये देखते हैं कि बिल्डर की क्या प्रोग्रेस है, डेवलपर क्या प्रोग्रेस कर रहा है। बैंक्स एक ये चीज हमेशा इस चीज को मॉनिटर करते हैं। ये पिछले 5 6 साल में देखा गया है कि बैंक इसको बहुत ही सीरियसली मॉनिटर करते रहते हैं और होम बायर्स को भी इन्फॉर्म करते हैं इसके बारे में कि क्या डेवलपमेंट हो रही है। और होम लोन करने से पहले बैंक्स इसको एक एपीएफ कहते हैं, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फंडिंग। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फंडिंग में भी बैंक्स इसको बहुत सीरियसली लेते हैं कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ऑलराइट। ये मैं आपको आज के प्रेजेंट हाँ, सिचुएशन बता रहा हूँ, नहीं, पहले जो हुआ वो हुआ, इसमें उस टाइम पे मार्केट देखिए, मैं बिल्कुल सही बात है, आपके अपने एक्सपीरियंस में ये बातें होंगी और हमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिन बिल्डर्स ने, जिन डेवलपर्स ने ये काम किए हैं, उनकी करतूतें तो अब उजागर हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्हीं पर टिप्पणी कर रहा है। सवाल यही है कि जो बिल्डर्स ठीक कर रहे हैं, जो बैंक्स ठीक कर रहे हैं, उन पर सवाल नहीं है, लेकिन ये हो क्यों रहा है, ये कौन सी प्रवृत्ति है और ये बैंकों का कौन सा चेहरा हम आज देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एमएल लावटी साहब जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल। लावटी साहब, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी, एसआईटी, सीबीआई, सबकी जांच की बात अब की जा रही है। थोड़ा सा हमें समझाएं सर कि सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी, इस ऑब्जर्वेशन के मायने क्या हैं, कौन कौन सी परतें खुल रही हैं सर? देखिए, आप लोगों को याद होगा तो सबसे पहले आम्रपाली का केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, जो मैंने आर्गू किया था और जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने उस केस में भी कहा था 2019 के अंदर कि बैंक, नोएडा अथॉरिटी, नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर, इनकी एक साठगांठ है। ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कल परसों में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच को कहना पड़ा। होता क्या है, ये साठगांठ बहुत रिस्की और बहुत डेंजरस है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी का और सीबीआई का कहना पड़ा। होता क्या है, हालांकि रिजर्व बैंक का मास्टर सर्कुलर है, जो हमने आम्रपाली में कोर्ट भी किया। रिजर्व बैंक कहती है कि जो भी बैंक लोन देता है उस बैंक को प्रोग्रेस देखना चाहिए। यदि कोई प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ देना है और उसमें 5 टावर है तो किस टावर का क्या प्रोग्रेस है वो देखना चाहिए। होता क्या है, बैंक के अंधाधुंध या मिली भगत के कारण और जो फाइनेंस है वो रिलीज करती रहती है। होम बायर का पैसा और बैंक का पैसा, सारा का सारा जो बिल्डर है, इस मिली भगत, इस कोल्यूशन के कारण सारा का पैसा साइफन ऑफ हो जाता है, गायब हो जाता है और प्रोजेक्ट की वहीं की वहीं खड़ा रह जाता है। यूनिटेक में हमने देखा, आम्रपाली में देखा, रोज हम 1 या 2 केस सुप्रीम कोर्ट में हर हफ्ते आर्गू कर रहे हैं, सबका एक ही लेखा जोखा है। और इसके लिए जस्टिस सूर्यकांत, जो हमारे चीफ जस्टिस बनेंगे इसी साल के अंदर, उनको ये एक संज्ञान लेना पड़ा कि आखिर इस नेक्सस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कि मास्टर सर्कुलर आरबीआई का उल्लंघन हो रहा है, बैंक जो है, जो होम बायर है, उनके ऊपर शिकंजा लगा रहा है कि आपका प्रोजेक्ट बना या नहीं बना, प्रोजेक्ट भाड़ में जाए, आप हमें पैसा देते रहिए। और वो पैसा क्रेडिट किसके फेवर में होगा, जो बिल्डर है उसके। एब्सोल्युटली। क्या ये अजीब तरीका का है। रेरा बनाया गया पार्लियामेंट के अंदर, रेरा क्या इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है।
एक महाराष्ट्र को आप यदि छोड़ दें, एनसीआर के अंदर हार्डली कोई इम्प्लीमेंटेशन है, और देश में करीबन 75 to 80% जो होम बायर के केसेज हैं वो एनसीआर मतलब गुड़गांव, नोएडा और ग्रेटर नोएडा से आते हैं। और हम लोग रोज देखते हैं यही फ्रस्ट्रेशन होम बायर का कि 2010 में बुक कराया था, 2025 आ गए। एक आम्रपाली को छोड़ दीजिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को कहा और एनबीसीसी ने बहुत अच्छा काम किया है, किंतु बाकी जो प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट तो एनबीसीसी कर नहीं सकती, हर कोई सुप्रीम कोर्ट आ नहीं सकता। तो हम तो रात दिन इनको देखकर हमें बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का एक बहुत सीरियस संज्ञान लिया है और एसआईटी बनाई है, सीबीआई का है, और पूरी ये मॉनिटर होनी चाहिए जिसके अंदर हजारों करोड़, करीबन 2600 करोड़ तो सिर्फ आम्रपाली में थे और करीबन 3000 करोड़ के ऊपर यूनिटेक के अंदर है। सुपरटेक वगैरह जितने भी केस हो रहे हैं सबके अंदर यही परिस्थिति है। इसलिए मैं इस ऑर्डर का बहुत बहुत वेलकम स्वागत करता हूं कि आखिर कोई तो अथॉरिटी है जो इसका संज्ञान ले रही है। बट मैं थोड़ा सा आपसे सर डिटेल में उतर के अब आगे का कोर्स ऑफ एक्शन समझूंगा कि इसके लीगल पक्ष आगे के क्या हैं। ऑब्जर्वेशन जरूर है, लेकिन कहा गया है कि एसआईटी जांच होनी चाहिए। तो क्या हम इसको ये माने कि एसआईटी जांच सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद हो जानी चाहिए या अभी इसका वेट करेंगे? मैं थोड़ा सा जाऊंगा इसके लीगल एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा डीपली डिग करेंगे। इस वक्त हमारे साथ रमेश सिंह जुड़ चुके हैं, पूर्व ईडी हैं देना बैंक के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी, जैसा कि लावटी सर ने भी बताया अभी, हमारे साथ उदित जैन साहब भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है सर, और बहुत ही सख्त टिप्पणी भी है, और जांच के दायरे में, सुप्रीम कोर्ट के क्रिटिसिज्म के दायरे में बैंक्स भी आ रहे हैं सर। ऐसा क्यों है सर कि बैंक सामने देख रहा है कि बिल्डर भाग गया है, डूब गया है, वो धोखाधड़ी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद बैंक्स इंसिस्ट करते हैं उपभोक्ताओं को कि आप ईएमआई देते रहिए, हम डेवलपर के, बिल्डर के खाते में जमा करते रहेंगे। मेरा ये बोलना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हमें पढ़ने में मिला है बहुत ही सराहनीय है, इस बात को दो राय नहीं है, लेकिन ये प्लेस स्पेसिफिक दिखाई दे, जैसे कि अभी साथी ने कहा, हमारे एडवोकेट साथी ने, कि ये एनसीआर के भाग में बहुत कुछ हो रहा है। वहाँ पे ये जो चल रहा है, इस बात को मैं मानता हूँ कि बिल्डर जो है वो प्रोजेक्ट के लोन सैंक्शन करा लेता है, और जैसे जैसे हम बैंकों का भी नियम बनता है कि जैसे जैसे उसका काम होता है उसका डिसबर्समेंट करते हैं, हम उसको उसके स्टेज को देखते हुए। उसमें सिर्फ डिसबर्समेंट उसके बोलने से नहीं होता, बल्कि वहाँ पे हम लोग को सारे रिपोर्ट लेना पड़ते हैं, जाते हैं, उसको हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, पोस्ट इंस्पेक्शन, और उसके बाद में सर्टिफिकेट लेके, सारी चीज़ों को लेके डिसबर्समेंट किया जाता है। जहाँ तक इस बात का आरोप लगना बैंकों पर कि बैंक वाले जबरदस्ती ईएमआई वसूल करते, ये बात थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा बैंकों के लिए, क्योंकि हम जब लोन देते हैं तो हम लोग उससे, बिल्डर के पास से जो पेपर ले आता है उस पर लिखा था कि ये प्रोजेक्ट 3 साल में बनेगा, तो हम जो पेमेंट करते हैं वो प्लिंथ लेवल, फर्स्ट स्लैब पे, सेकंड स्लैब पे, इस तरह से पेमेंट करते हैं, और वो होने के बाद में ही उसका ईएमआई शुरू होता है। अब ये अगर उस एनसीआर के भाग में अगर ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पे काम, बिल्डिंग का काम पूरा हुआ बगैर और पोजीशन लिए बगैर भी अगर हम लोगों ने या ईएमआई वसूल कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि हम लोग सैंक्शन लेटर दे देते हैं रिजर्व बैंक के आदेश के हिसाब से। But these are the observations of Honorable Supreme Court, sir. People invested their hard-earned money, but poor home buyers have been taken to ransom. Ransom शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा कोर्ट को सर। रैंसम में इस तरह से देखिए, 2 बातें होती है। एक तो सैंक्शन लेटर जब बैंक कस्टमर को दिया जाता है तो उसको ये उससे भी पूछा जाता है, उसके जो पेपर ले आता है बिल्डर ने उसको लिख के दिया जाता है कि आप जो आज फ्लैट बुक कर रहे हो उसको हम आपको स्टेज 10 पे 10% लेंगे, इस पे 2% लेंगे, 20% लेंगे, ऐसा पेमेंट स्टेज में लेंगे, और एक फाइनल पेमेंट इस डेट पे होगा, उसके बाद में ईएमआई शुरू होगा। तो ये जब सैंक्शन लेटर दिया जाता है और उस तरह से ही हम लोग उसको ईएमआई मांग सकते हैं, इससे पहले मांगते नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। सैंक्शन लेटर उसको भी दिया था कस्टमर को, हमारे पास भी कॉपी हुआ करती है। ये अगर वहां पे स्पेसिफिक स्थान स्पेसिफिक में ये हो रहा है तो उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे रेरा के अंदर काफी सही ढंग चल रहा है, सही ढंग से ऐसा होता ही है कि हम उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में उसके ईएमआई शुरू होता है। अब ये मैं एनसीआर के बारे में कमेंट नहीं कर सकता उसके बारे में। बैंक वाले इस तरह से कुछ आर्म ट्विस्टिंग करना,
कि लोगों से पैसे ने आपको दूसरी बात है सर कि नहीं, बट मैं एक सीधा सवाल आपसे होगा, मैं सर एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूँ, मैं अकाउंट पे इंटरेस्ट लेकर ना पड़े यस सर, रमेश सर, बिल्कुल सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, और ब्रेक के उस पार मेरा सीधा सवाल आपसे यही होगा, ड्यू डिलिजेंस क्या बैंक्स देते हैं? देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्रोजेक्ट लोन मॉनिटरिंग, जिसमें बैंक्स को भी मॉनिटर करना होता है कि आपका जो बिल्डर है जिसके साथ आपने कोलैबोरेशन करके लोन डिसबर्स किया है, क्या वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरा मेरा एक सीधा सवाल जो लोग पूछते हैं कि कितने प्रतिशत जो प्रोजेक्ट डूबते हैं उसमें बैंकों का पैसा डूबता है। आम्रपाली के केस में, यूनिटेक के केस में, दूसरे बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि जितने लोगों के प्रोजेक्ट उसमें फंसे रहे वो बेचारे ईएमआई देते रहे। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का और दूसरी एजेंसियों का कि उनके इंटरवेंशन के बाद अब लोगों को फ्लैट मिल रहे हैं, लेकिन जब तक ये मामला अटका रहा, ईएमआई नहीं अटकी सर, ईएमआई जाती रही, वो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा देता रहा। तो इसमें बैंक कहां डूबे? तो कुछ तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बिल्डर डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी पर भी बातचीत की है। आईबीसी का आपको संरक्षण नहीं मिलेगा, ये कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट पर साफ तौर पर कहा है कि उल्लंघन हो रहा है, आरबीआई की गाइडलाइंस का हो रहा है। आप क्योंकि उसी इकोसिस्टम से आते हैं सर, और उदित जी आपने जैसा कहा था कि कुछ मछलियां तालाब को गंदा कर रही हैं, मुझे ये बताइए कि पूरी डेवलपर कम्युनिटी क्या आगे आकर जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं उनका शब्दशः पालन के लिए अपनी तरफ से कदम उठाएंगे? आप आईबीसी का जो मसला, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशंस है उनका पालन करेंगे? ट्राई पार्टी एग्रीमेंट्स में जिसमें साफ तौर पर है कि बिल्डर्स जो हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया है उनकी जिम्मेदारियां तय हैं और बैंक्स की भी जिम्मेदारियां तय हैं कि दे विल नॉट होल्ड होम बायर्स लायबल फॉर रीपेमेंट्स। तो क्या ये हम देखेंगे सर, ये नजीर आप लोगों के लिए बनेगी आगे? इसमें मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जैसे एक आईबीसी, अभी मोदी सरकार एक आईबीसी कोड लेकर आई सन 2016 में, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आईआरपी को भी ठहराया है का भी उसमें जिक्र किया है। तो इसी चीज को लेते हुए हमने आईबीसी के कोड के अंडर ही एनसीएलटी कोड के द्वारा हमने एक कंपनी एक्वायर करी है जो कि मोहाली में एक बैंकरप्ट कंपनी थी, और उसमें मोर देन 800 होम बायर्स थे जिन लोगों को जो सफर कर रहे थे, सालों साल 10 साल से सफर कर रहे थे और उनको यूनिट्स नहीं मिले। इसी कोड के तहत आईआरपी के थ्रू हमने द्वारा वो कंपनी ली, आईबीसी कोड के अंडर वो सारे एनसीएलटी के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई, और वो कंपनी हमने एक्वायर करके विद इन 2 to 3 ईयर्स हमने वो जितने भी 800 से ज्यादा होम बायर्स थे उन सबको हमने उनके होम्स प्रोवाइड करा दिए। सारी डेवलपमेंट करके, कंप्लीशन करके हमने बाकायदा उनको पूरा डेवलपमेंट प्रोवाइड कराया। तो ये जो नए नए कानून आ रहे हैं, आईबीसी आया, रेरा आया, तो इनसे डेफिनेटली बहुत ज्यादा देश के अंदर प्रगति हो रही है। लोगों को उनके घर जो फंसे हुए थे 10 साल से, 2010 से, 2008 से, उन सबको उनके घर मिल रहे हैं। कि कुछ जो अच्छे डेवलपर हैं जिनको काम करना है, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, प्रोसेस बना के काम कर रहे हैं, वो लोग डेवलप कर पा रहे हैं और वो डिलीवरी दे पा रहे हैं। होम बायर्स भी खुश हैं, उसमें बैंक्स भी खुश हैं, और जो अथॉरिटीज हैं वो भी इसको बहुत ज्यादा सराहनीय करती हैं कि ये जो डेवलपर हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं। और उनको नहीं सर, उन सारे डेवलपर्स को हमारी बधाई, उन सारे आईआरपीस को हमारी बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको घबराने की दिक्कत नहीं। बट जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, आप जो पिक्चर जो पेश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में ईमानदारी लौटी है लोगों के, बट अच्छे बिल्डर्स और बुरे बिल्डर्स की कैटेगरी अभी भी है। और अगर बुरे बिल्डर्स की कैटेगरी है तो यकीन मानिए उदित साहब, आप लोगों को खुद परेशानी में आना पड़ता होगा, क्योंकि बिल्डर कम्युनिटी, डेवलपर कम्युनिटी से अभी प्रश्न चिन्ह हटा नहीं है। इसलिए जब तक एक होम बायर को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक तो ये प्रश्न उठते रहेंगे। लाउटी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, इसमें कहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पाया और आपके ऑब्जर्वेशंस क्या है? आईआरपी के लेवल पर कैसे आईबीसी की आड़ में डेवलपर्स खेल करते हैं, और कैसे बैंक्स ट्राई पार्टी एग्रीमेंट्स का उल्लंघन करने के बावजूद ग्राहक को लायबल ठहराते हैं कि रीपेमेंट तो आप नहीं करना है। सर, थोड़ा सा एक ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए सर। इसके पहले मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, अभी जिस सज्जन ने कहा कि बहुत इंप्रूवमेंट हो गया, ये 100% गलत है। ओके। आज जितने केसेस हम लोग
आईबीसी के अंदर, रेरा के अंदर या एनसीडीआरसी के थ्रू कंज्यूमर एक्ट में कर रहे हैं, सब में एक परेशानी है। यदि 100 बिल्डर हैं तो 100 में से 90% बिल्डरों की यही कहानी है। होम बायर बेचारे कहाँ जाएंगे? होम बायर को एसोसिएशन बनाना पड़ता है, ग्रुप बनाना पड़ता है। यदि आईबीसी के अंदर आते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वहाँ केस चलता रहेगा। बहुत सारे केसेस हैं, ग्रीनोपोलिस है, ओरिस है, 3C, हम सब केसेस कर रहे हैं। होम बायर यदि आईबीसी में गया तो सबसे ज़्यादा खुश बैंक और अथॉरिटी है, क्योंकि उनका पैसा कहीं नहीं जाएगा और वो चाहते हैं लिक्विडेशन हो, कुछ भी हो, घर बने नहीं बने, हमें हमारा पैसा जरूर मिल जाना चाहिए, चाहे थोड़ा सा जिसको हेयर कट कहते हैं। इसलिए अभी जो कहा गया कि बहुत इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस हुआ है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, इसलिए कि इंडिया में संभवतः सबसे ज़्यादा होम बायर के केसेस मैं कर रहा हूँ। नंबर 1, आईबीसी में क्या होता है? आईबीसी के अंदर जो प्रोमिनेंट जिसका फिनेंशियल लोन वगैरह होता है, वो जो कमिटी बनती है सीओसी, उसमें उसका लीड रोल होता है। उसमें कौन होते हैं? बैंक या इंस्टीट्यूशन होते हैं, या जो लैंड ओनिंग एजेंसी है वो होती है। होम बायर माइनॉरिटी में रहता है। और जैसा कि मैंने आईबीसी के कोर्ट के अंदर जो एनसीईआरटी वगैरह में केस है वो सालों साल चले रहे हैं। अभी हम एक केस कर रहे हैं अजनारा, एम्ब्रोसिया वगैरह का, कितनी हियरिंग हो गई, कहीं कोई अंत नहीं है। जो रेरा का कहा गया, मैंने पहले भी बताया कि रेरा सिर्फ महाराष्ट्र में कुछ इफेक्टिवनेस है, बाकी हर हरियाणा, यूपी, आपको मालूम है पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते हैं, बिल्डर इन्वॉल्व होते हैं, बैंक इन्वॉल्व होते हैं। पूरी तरह ये एक इतना बड़ा नेक्सस है जिसको शायद सुप्रीम कोर्ट भी कोशिश कर रही है। संभव होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता। अब रेरा पे जो डिसअपॉइंटमेंट या जैसा कि मैंने कहा यूपी में, यस सर, अब जो रेरा ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, yes, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्लीज सुप्रीम कोर्ट ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट रेरा लाए, बहुत अच्छा कानून था, हमें बहुत उसके अंदर उम्मीदें थी। मैं भी उस कमेटी के अंदर मैंने भी कंट्रीब्यूशन किया था जब पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। किंतु आज क्या है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाया है, इतना डाइल्यूट कर दिया है रेरा को। रेरा के अंदर शुरू में आपको बहुत जल्दी इंसाफ मिलने की उम्मीद रहती है, उसके बाद रेरा एपिलेट अथॉरिटी जाइए, रेरा एपिलेट अथॉरिटी से हाई कोर्ट आइए, सुप्रीम कोर्ट आइए, जूते घिस जाते हैं होम बायर के। कौन है होम बायर जो इतना पैसा खर्च करेगा, इतना पेशेंस करेगा? और वो इतना थक जाता है कि वो लास्ट में यदि 100 होम बायर ने केस शुरू किया है तो 10 रह जाते हैं या 15 रह जाते हैं, थक जाते हैं। रेरा से डिसअपॉइंटमेंट की जो टिप्पणी है सर, उसकी कहानी तो सर एक नई महाभारत शुरू हो जाएगी कि रेरा ने कहां कहां गड़बड़ियां की हैं और रेरा से क्यों उदासीनता सुप्रीम कोर्ट तक जाहिर कर रहा है। इस पे एक नया चैप्टर खुल जाएगा सर। लेकिन आपने बहुत अच्छे से समअप किया कि कैसे रेरा से जितनी उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरा है। रमेश सर, फाइनली उन गाइडलाइंस का क्या, जिस पर कोर्ट ने यह भी टिप्पणी करी कि बैंक जो है आरबीआई गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, टाइमली डिस्क्लोजर करना होता है ऑफ इंफॉर्मेशन बैंक्स को। एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दें रिगार्डिंग लोन टर्म्स, ईएमआई शेड्यूल्स, पोटेंशियल इशू रिलेटेड टू प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ताकि ये इंश्योर हो सके कि होम बायर्स आर फुली इन्फॉर्म्ड। लेकिन दिखने में आता है कि पता नहीं, आई मीन बैंक्स अपनी ड्यू डिलिजेंस दे रहे हैं लेकिन ग्राहक को नहीं बता रहे हैं, या जो बैंक को पता बात है वो ग्राहक को नहीं पता चल पाती, ऐसा लगता है। देखिए, सबसे पहले तो अभी कुछ उदित जी कह रहे थे कि बैंकों की साठगांठ, तो यहाँ पे इस बात से मैं थोड़ा सा मैं एग्रीमेंट नहीं करता हूँ। बैंक वाले जब भी लोन देते हैं तो पूरा ड्यू डिलिजेंस करके ही देते हैं, और हमारे पास सभी चीजें, उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, उसने कब कब वो क्या कर पाएगा वो सब लिया होता है। और पेमेंट ऐसे नहीं कोई 500। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन क्या बैंक्स को ये मालूम होता है कि बैंक्स जैसे ही इनिशियल ड्यू डिलिजेंस जो आप कह रहे हैं, इनिशियली दिया कि ठीक है लैंड का एग्रीमेंट इनका है या नहीं है, इनके पास प्रोजेक्ट शुरू करने के जरूरी कागजात हैं या नहीं है, बैंक्स का इतना बड़ा बोर्ड सर टांग दिया जाता है। ग्राहक बैंक देखता है, ग्राहक देखता है कि मैं बड़े बैंक का बोर्ड टंगा हुआ है, इसका मतलब बैंक इस पर भरोसा कर रहा है तो मैं भी करूं। क्या उस भरोसे का बैंकों को अंदाजा होता है सर कि कितना बड़ा भरोसा आप दे रहे हैं ग्राहक को? देखिए, 100% बैंक इस बात को ध्यान रखते हैं कि क्योंकि ये जिन लोगों को हाउसिंग लोन दिया जा रहा है उनसे पैसे अल्टीमेटली बैंक को वापस लेने हैं।
और बैंक को ये भी देखना पड़ता है कि अगर प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते बैंक के पैसे अटक जाएंगे, क्योंकि ये बैंकों को छूट नहीं मिलती कि भाई उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ इसलिए अकाउंट को एनपीए मत डिक्लेयर करो। जैसे ही 90 दिन तक के बीच में हमारे पैसे नहीं आए, अकाउंट को एनपीए करना पड़ता है, प्रोविजन करो, प्रॉफिट में उतनी हिट होती है, सब कुछ है, बैंक इस ध्यान को रखता है। राइट। जब भी हम डिवेलपमेंट करते हैं तो वहाँ पे साइट इंजीनियर को देखना, ओवरसीयर को देखना, उसके पेपर्स देखना, बट जाके ऐसा उसके प्रतीत होता है सर फोटो कुछ, साइट पे लगाते हैं, बिल्कुल सर, करते हैं। देखिए कुछ मामलों में तो जहां पर प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं उन मामलों में आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन जहां पर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिनकी वजह से लाहौटी साहब को केसेस लड़ने पड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणियां करनी पड़ती हैं, उन केसेस में तो ये बात कहीं मेल खाती नहीं सर। बट बहरहाल अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी की है, इसमें एसआईटी बैठेगी, सीबीआई जांच होगी, आगे क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ग्राहकों को इंसाफ की एक नई उम्मीद की रोशनी जो मिली है, ये रोशनी मुकम्मल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। रमेश सिंह सर बहुत बहुत शुक्रिया, उदित जैन साहब शुक्रिया आपका, एमएल लाहौटी सर थैंक यू वेरी मच सर। शो में इतना ही, नमस्कार।